हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 25। तो दोस्तों, इस क्लास में आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है भूखंडों का विभाजन। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो दोस्तों, जो भी हमारी पृथ्वी है यहाँ पे उसके जो भी भूभाग है वो 7 बड़ी इकाइयों में है और इन्हीं बड़ी इकाइयों को क्या कहा जाता है? महाद्वीप नाम दिया गया है। क्लियर? जो भी भूभाग हैं। क्लियर? तो कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसके पहले एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के विषय में स्टडी कर चुके हैं। इसके अगली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 23 और क्लास नंबर 22 में। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आज हम महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। इस महाद्वीप यानी कि 5वें नंबर का महाद्वीप है। यह महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका से 2 गुना है। इस महाद्वीप में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान व सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर इस महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान और सबसे बड़ी नदी पाई जाती है और यह महाद्वीप विश्व के लोगों से बहुत समय तक अपरिचित रहा। इस कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके उत्तर में सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है, यानी कि जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, ये इसके उत्तर में है और यहाँ की प्रमुख जलवायु आर्द्र और गर्म है। अब दोस्तों, हम देखते हैं स्थिति और विस्तार के विषय में। अफ्रीका 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर समान रूप से फैला हुआ है। अफ्रीका चारों ओर से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है और इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर है। क्लियर? और दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो माउंट किलिमंजारो उच्च शिखर है इस महाद्वीप का। इसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत और पर्वत श्रृंखला है तथा दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र में डेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। क्लियर? दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र में डेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा पर्वत स्थित है? क्लियर? तो इसकी प्रमुख नदियाँ नील, जैरे, कांगो तथा नाइजर और जम्बेजी है। तो जो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैरे को कौन सी नदी कहते हैं? कांगो नदी भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैरे बेसिन या कांगो बेसिन जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इसकी प्रमुख नदियाँ हो गई। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको क्या ध्यान देना है स्थिति में कि यहाँ के जो मेन प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे यहाँ आसपास से जो भी ये महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के, इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, कौन सा पर्वत है, कौन सी नदियां हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ये सारी चीजें आपकी क्लियर तभी होंगी जब आप मैप के सामने ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर? क्योंकि जब मैप आपके सामने ओपन रहेगा तो आप मैप में वीडियो को पॉज करके मैप पे सारी चीजों को देख पाएंगे और देखी हुई चीजें आपको भूलेंगी नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इतना डिटेल से पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप केवल डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए ना पढ़िए। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ दोस्तों कि जो भी आप पढ़िए आप क्लियर चीज़ें पढ़िए जिससे कि आपके आगे होने वाले एग्जाम, जिस टेट, सुपर टेट में ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जलवायु उष्ण कटिबंध में आने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म और नम है। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। इथोपिया यानी कि अफ्रीका संसार का सबसे गर्म स्थान है। अफ्रीका का जगह जो है इथोपिया, ये संसार का सबसे गर्म स्थान है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है कि संसार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका इथोपिया। और
ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। क्लियर। आपके इस तरह के इस महाद्वीप से कई क्वेश्चन हो रहे हैं, जहाँ पे आपको सहारा मरुस्थल भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे आपको भूमध्य रेखा भी इसके बीच से गुजर रही है। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ के वन के विषय में। कांगो बेसिन में खर के वृक्ष, यहाँ पे देखेंगे हम कांगो बेसिन में रबर के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय प्रदेशों में नारियल, पश्चिमी अफ्रीका और नाइजीरिया में आयल पाम तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में डेट पाम पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कांगो बेसिन में यहाँ पर रबर के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, और जो उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय प्रदेश है उसमें नारियल और आयल पाम और डेट पाम ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं यहाँ की। तो प्रमुख फसलें यहाँ पर देखेंगे गेहूं, मक्का, चावल और कसावा आदि हैं। काफी, कपास, मूंगफली भी पैदा की जाती है। यहाँ के मुख्य फल केला, पपीता, नींबू, संतरा व अंगूर हैं। क्लियर। तो ये हो गई प्रमुख फसलों के विषय में और फल के विषय में। अब हम जानते हैं यहाँ पे प्रमुख पशु कौन कौन से हैं। यहाँ के मुख्य पशु भैंस, गोरिल्ला, चिंपांजी, चीता व मगरमच्छ हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में। ये आपका 6ठे नंबर का महाद्वीप है। ये संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों इसके पहले जब हम लोग देखे हैं अफ्रीका महाद्वीप, तो उसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। जो मेन पॉइंट है उसको आप अपने दिमाग में बैठाते चलिए कि हर कॉन्टिनेंट की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता है, वो कुछ ना कुछ उसके नाम है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सारे कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसका एक ही देश ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर। इसमें तस्मानिया की जमीन व छोटे छोटे महाद्वीप भी आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्थिति विस्तार। दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा, ये ता होगा आपका स्थिति। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 38 डिग्री दक्षिणी स्थान तक फैला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये दक्षिणी गोलार्ध का देश है। आपका जो इक्वेटर है वो आपके जितने भी महाद्वीप हैं उसको देखिए इक्वेटर के आधार पर ही आप देखते हैं कि कौन सा उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए इसके मध्य में मकर रेखा गुजरती है। तो इसके पश्चिम में हिंद महासागर और इसका 2/3 भाग रेगिस्तानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि ये इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, और 2/3 भाग पर रेगिस्तान है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो मकर रेखा है ये इसके बीच से होकर के गुजरती है। क्लियर। यहाँ पर देखिए शुष्क हवाओं द्वारा निर्मित जो मैदान है वो क्या है, रेगिस्तानी है। मरे डार्लिंग बेसिन प्रमुख मैदानी भाग है। तो यहाँ पे मरे डार्लिंग नदी है। क्लियर। अब हम चलते हैं वन के विषय में। यहाँ के प्रमुख वृक्ष बांस, पाम, यूकेलिप्टस और कौरी है। यहाँ के रेगिस्तानी क्षेत्र में अकेसिया व साल्ट बुश नामक झाड़ियां पाई जाती हैं। क्लियर। आगे हम देखते हैं खनिज के विषय में। यहाँ का प्रमुख खनिज कोयला व लौह अयस्क है। प्रमुख पशु के विषय में जानते हैं कंगारू, कोआला, प्लेटिपस, कोकाबर्रा, एमस, लायरेबर्ड, डिंगो यहाँ के प्रमुख पशु हैं। दोस्तों ये सारे नाम थोड़े से आपको टफ लग रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये सारे कॉमन लगने लगेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के तोते व पक्षी पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं फसलों के विषय में। ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, चावल, गन्ना व फल हैं। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो इसका मेन पशु है वो है कंगारू। तो हम लोग अगर इंडिकेशन वाली भाषा में बोलना रहता है तो कहते हैं कंगारू
टीम खेल रही है। तो एक तरह से ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम लोग कंगारू टीम कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस विशेष क्षेत्र में कंगारू ही पाए जाते हैं। क्लियर, पशु जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, इसके फसलों के विषय में हम लोग देख रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, चावल, गन्ना व फल हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण नाशपाती, संतरा, सेब व अन्य फल पैदा होते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 7 नंबर का जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। दोस्तों, इसके पहले जब हम लोग आपको याद होगा, जब हम लोग जलवायु के विषय में पढ़ रहे थे तो उत्तरी ध्रुव पे टैंगा और टुंड्रा प्रदेश आए थे। आपको याद होगा, अगर आपने ध्यान से सारी वीडियोज को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वहाँ पे टैंगा टुंड्रा प्रदेश में भी वही सारी जलवायु मिलती है जो यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलती। क्योंकि दोस्तों, जो ध्रुव वाले प्रदेश होते हैं ना, वहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वहाँ की वनस्पतियाँ और वहाँ पे जो मानव जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त, एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे मानव जीवन नहीं के बराबर रहता है। वहाँ पे ज़्यादातर जनजाति हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे लोग रहते हैं जो केवल, जैसे अगर हम बात करें सर्च के लिए या फिर किसी खोज के लिए ही लोग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यहाँ पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ, ये जो है ये पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं। क्लियर, तो ये कौन सा होगा, क्योंकि सफेद महाद्वीप का मतलब क्या है, यहाँ पे बर्फ जो होता है बिल्कुल सफेद होता है, इसलिए इसको सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखें, यहाँ पर शुष्क, तेज व बर्फीली हवाएं चलती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और भारत के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। इसकी खोज सन 1920 ईस्वी में की गई। अब हम जानते हैं इसके स्थिति और विस्तार के विषय में। इस महाद्वीप का कुछ क्षेत्रफल गर्मियों में 142 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु सर्दियों में इसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है, क्योंकि जो समुद्र का जल है वो जमकर इसके सीमा क्षेत्र को बढ़ा देता है। दोस्तों, जैसे कि अगर कोई समुद्र है, जब वो समुद्र, जब तक हमारा स्थल का एरिया अगर हम काउंट, जो हमारा कोई भी देश, पर्टिकुलर देश की अगर बात करें, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो स्थल के एरिया को ही काउंट किया जाता है। लेकिन जब वही क्षेत्रफल बढ़ता कैसे है कि जो समुद्र है वो ठंडक में बर्फ की वजह से जम जाता है, ठंड की वजह से, तो जिसकी वजह से वो समुद्र का एरिया भी स्थल एरिया में काउंट किया जाता है और वो क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। क्लियर, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है, पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा पर्वत विभाजित करता है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। क्लियर, अब हम चलते हैं जलवायु के विषय में। सभी महाद्वीपों में यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बर्फीली हवाएं चलती हैं। अब हम देखते हैं वन के विषय में। बर्फ से ढके होने के कारण वनस्पति नगण्य है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है। सामान्य रूप से यहाँ पर मॉस और लाइकेन पौधे पाए जाते हैं। ये अधिकतर तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ पर तापमान थोड़ा सामान्य होता है। वहाँ पर घास और फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं, जहाँ पर तापमान होता है कहीं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए सूर्य का प्रकाश और मिट्टी, ये सारी चीजें आवश्यक है, जल भी आवश्यक है। लेकिन जब यहाँ पर बर्फ होगा तो वो प्रॉपर तरीके से, एक तरह से हम कह सकते हैं ना के बराबर वहाँ पे वनस्पति होगी, क्योंकि वहाँ पे जब पूरा बर्फ जमा रहेगा तो कहाँ से वहाँ पे वनस्पति उगेगी। तो यही रीजन है कि वहाँ पे जो पौधे होते हैं वो केवल सामान्य रूप से यहाँ पर क्या क्या होते हैं, मॉस और लाइकेन, यानी कि जो काई वगैरह होता है, यही सारे वहाँ पे, वो भी समुद्र के किनारे जहाँ पे पानी जमा नहीं हुआ रहता है, यानी कि जहाँ पे बर्फ नहीं जमी होती, वहीं केवल पाए जाते हैं। और दोस्तों, जहाँ पे तापमान थोड़ा होता है वहाँ पर घास और फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं। क्लियर, अब दोस्तों हम देखेंगे मुख्य पशु। यहाँ पर देखिए कुछ कीड़े मकोड़े व छोटे पशु अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं और इस महाद्वीप के बड़े से बड़े जीव की लंबाई
2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है। ज़्यादातर ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य पंछी पेंगुइन, और ये उड़ नहीं सकती है। पेंगुइन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं नहीं तो आपने टेलीविज़न या मोबाइल में ज़रूर देखा होगा, परंतु ये उड़ नहीं सकती है, लेकिन इसमें चतुरता होती है, वो तैर जाती है। ठीक, तैरना ये जानती है। अब हम देखते हैं यहाँ के खनिज के विषय में। अंटार्कटिका में कोयला, लोहा और तांबे के भंडार हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम भी विद्यमान है, लेकिन इनमें से किसी का भी दोहन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बर्फीली हवाएं, अत्यधिक शीत और बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिससे खनिजों का दोहन होना कठिन है। क्लियर? आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्यों वहाँ पे खनिज होते हुए भी उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए खुदाई करना मुश्किल है कि वहाँ पे बर्फ़ की मोटी चादर होती है और वहाँ पे उसका खनन नहीं हो सकता है। क्लियर? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और आज का क्वेश्चन आपका है कि सफ़ेद महाद्वीप किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, सफ़ेद महाद्वीप किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।